यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करती है, जिसकी मुख्य क्रियाएं हैं: पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेलिसिस द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, विटामिन ए का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण। पित्त यह एक क्षारीय तरल, पीएच मान जिसका है 7.6 से 8.6, इसका उत्पादन यकृत करता है, जबकि भंडारण पित्ताशय में होता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। यह वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन भी करता है। यह लिपिड के पाचन व अवशोषण में सहायक है। नोट: लाइपेज एंजाइम लिपिड्स पाचन में सहायक होता है। यह लिपिड को वसी अम्लों प्लस मोनोग्लिसराइड में बदलता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं, जिसमें से ट्रिप्सिन का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह हार्मोन व पाचक रस दोनों का श्रवण करती है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नोट: एंजाइम प्रायः प्रोटीन होते हैं। ये बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। गैस्ट्रीन कोई एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन है। यह अमाशय में जी सेल द्वारा मुक्त होती है। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। शरीर में सेल्यूलोज को पचाने के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपलब्ध नहीं है। लाइजम एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं: पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। पित्ताशय द्वारा पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह वसा पाचन में सहायक होता है। जब पित्ताशय में पत्थर का निर्माण हो जाएगा तो पित्त रस का स्राव बाधित होगा, अतः वसा का पाचन प्रभावित होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन का पाचन तो अमाशय से ही शुरू हो जाता है। जठर रस में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। विटामिन एवं पोषण। प्रमुख विटामिन व उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। होने वाली बीमारी है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इससे होने वाली बीमारी है बेरी वृद्धि रुकना। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक बोलते हैं। इससे होने वाली बीमारी है प्लाग्रा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटाथिनिक अम्ल। इसकी कमी से चर्म रोग होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रक्त क्षीणता नामक रोग होता है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन सी में का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमैलासिया नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी आती है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। विटामिन ई का मुख्य स्रोत अंकुरित गेहूं है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। इन पदार्थों में से जल एवं खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर का
निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। वर्ष 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, कीड़ा, के, ई, डी, ये कीड़ा से आप लोग याद रखिएगा। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक हॉपकिंस थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध का पीला रंग बी कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला पाचक एंजाइम रेनिन होता है। यह कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका जो यूज होता है वो ऊतकों का निर्माण, मरम्मत, शारीरिक वृद्धि। प्रोटीन में कुल अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है 20 होती है। दूध को पूर्ण आहार के नाम से जानते हैं। इसमें 78% जल और शेष वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मंड या स्टार्च प्रायः पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये आयोडीन के घोल से क्रिया करके नीला काला रंग देते हैं। नोट: मानव कोशिकाएं आवश्यक वसी अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। एग्जाम्पल: लिनोलेइक अम्ल व अल्फा लिनोलेइक अम्ल। अल्फा लिनोलेइक अम्ल ओमेगा 3 वसी अम्ल है। प्रायः तिलहनी फसल जैसे अलसी में पाया जाता है। यह रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है। विशेष प्रोबायोटिक खाद्य क्या है? प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। यह प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के संरक्षण में सहायता देता है। अंतर्फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को कहते हैं। इसमें लाभकारी व हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करके रक्तचाप सामान्य बनाए रखता है। नोट: रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह मांसपेशियों को चिकना करने, उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। पहला इमाइलोज, दूसरा इमाइलोपेक्टिन। इमाइलोज बड़े दानों में जैसे बासमती चावल में और इमाइलोपेक्टिन छोटे दानों में पाया जाता है। विटामिन सी का वरीयता क्रम: सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में होता है, फिर अमरूद में, फिर संतरा, फिर खट्टे फल, फिर मिर्च में होता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल: नाक है, लेंटिक्स है, टैक्रिया है, ब्रोंकाई है और ब्रैंकियोल्स है और फेफड़े हैं, लंग। मनुष्य की वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं जो प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोशिकाएं होती हैं जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। नोट: श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास तथा उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। अंतःश्वास: जब हम कोई
सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.324% होती है। जल वाष्प की मात्रा 0.5% और अन्य गैसें 1% होती हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं उच्छ्वास, तब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा उतनी की उतनी ही 78% वापस आती है। ऑक्सीजन की मात्रा 15% हो जाती है 20 से, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है 4% हो जाती है। जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है 3% हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में वृद्धि होती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायु का घनत्व तो कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में O2 की कमी के कारण मनुष्य की सांसें फूलने लगती हैं, अर्थात श्वास दर बढ़ने लग जाती है। इस रोग को हाइपोक्सिया कहते हैं। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। एटीपी से डीटीपी, एटीपी से एडीपी। परिसंचरण तंत्र देख लें। परिसंचरण तंत्र फेफड़ा और हृदय। मानव शरीर में रक्त प्रवाह का आरेखीय निरूपण जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये हृदय की बनावट दी गई है। हृदय में, हृदय के बाएं आलिंद में रक्त आता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से और बाएं निलय से शरीर में प्रवेश करता है और शरीर से वापस आता है दायां आलिंद में, और दाएं आलिंद से त्रिबलनी कपाट द्वारा दाहिने निलय में पहुंचता है और दाहिने निलय से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फिर वापस फेफड़ों में जाता है और फिर फेफड़े से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आता है बाएं आलिंद में, और यही चक्र चलता रहता है। विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है: हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियां। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की। यह पेशी ऊतकों द्वारा बना एक अंग है जो एक आवरण द्वारा घिरा होता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इसमें पेरिकॉर्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद होते हैं तथा 2 निलय होते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है तथा यह प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक को एक हृदयी चक्र कहते हैं। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से शुद्ध रक्त धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जबकि अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से पुनः शरीर से हृदय तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमने फिगर पे देखा था कि शरीर से हृदय पे पहुंचता है वो शिरा के द्वारा पहुंचता है, और हृदय से जो शरीर में पहुंचता है वो धमनी के माध्यम से पहुंचता है। महाधमनी और महाशिरा बोलते हैं इसे। और अशुद्ध रक्त अगर हम देखें तो दाहिनी निलय से हृदय से फेफड़े में पहुंचता है फुफ्फुस महाधमनी, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, और फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुंचता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में इसकी मात्रा सामान्यतः 5 से 6 लीटर होती है। रक्त में प्लाज्मा 45% तथा अन्य पदार्थ 55%। प्लाज्मा में WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं, जबकि अन्य पदार्थ में वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल आता है।
पीएच वैल्यू, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन द्वारा की गई थी 1909 ईस्वी में। जठररस का जो पीएच मान होता है वो 1.5 से लेकर 2 के मध्य होता है। लार का पीएच मान 6.8, शुद्ध जल का 7 और रक्त का पीएच मान होता है 7.4, पित्त रस का पीएच मान होता है 7.8 और आंतरिक जूस का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। हेमेटोलॉजी ब्लड साइंस को बोलते हैं। ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा 0.2 से 0.8% होती है। यह हल्के पीले रंग का अवयव है। पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। इस रोग में रोगी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे शरीर पीला हो जाता है। इसके लिए बुलरेबिन टेस्ट कराते हैं। एसजीपीटी टेस्ट लीवर का टेस्ट कहलाता है। एसजीओटी टेस्ट हृदय, वक्र तथा मस्तिष्क संबंधी टेस्ट है। यह दोनों टेस्ट एंजाइम टेस्ट हैं। हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। इसका वैज्ञानिक नाम हेपाइटिक है। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब लौह और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक वर्णक है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण लौह व प्रोटीन से होता है। लौह व प्रोटीन के संश्लेषण में एक प्रभावी जीन भाग लेता है, लेकिन इसके अप्रभावी रह जाने पर इसका संश्लेषण नहीं हो पाता है और व्यक्ति एक रोग का शिकार हो जाता है जिसे थैलेसेमिया कहते हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है। ऐसे व्यक्ति में रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करने की क्षमता नहीं रह जाती है, इसलिए इन्हें समय समय पर आरबीसी चढ़वाना पड़ता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़ सकता है। एक हीमोग्लोबिन 1.4 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 15% होती है, जबकि स्त्रियों में 13% होती है। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है तो उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12% होनी चाहिए। संपूर्ण शरीर में तरल की भागीदारी 55% लगभग होती है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। इसी भाग में 6 से 8% के आसपास प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसमें खास तौर पर संपूर्ण शरीर में तरल की भागीदारी 55% लगभग होती है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। इसी भाग में 6 से 8% के आसपास प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसमें खास तौर पर ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन आदि हैं। वह इन सभी का निर्माण लीवर से होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा एल्बुमिन प्रोटीन की होती है, जबकि फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। रुधिर के इसी तरल भाग से ग्लूकोज का भी सामान्य मात्रा उपस्थित रहती है। 140 से 150